चारों तरफ सिर्फ पानी, चीखें, मदद की पुकार और देखते ही देखते पूरे के पूरे गांव लहरों में गायब होने लगे। कुछ लोग अपनों को बचाने की कोशिश करते रह गए, तो कुछ अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ बहता हुआ देखते रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या फिर इस तबाही के पीछे ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे आज तक दबाया जाता रहा। आज हम आपको असम की उस दर्दनाक हकीकत से रूबरू कराएंगे जहां लाखों लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं, दर्जनों जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं और हजारों लोग अब भी मदद का इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो सच सामने आएगा वह शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। अगर सिर्फ बारिश को इस तबाही का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, तो फिर उन बेकसूर लोगों की जान आखिर किसने ली? यह सवाल आज हर भारतीय को खुद से पूछना चाहिए। अगर आप असम के भूगोल को समझेंगे तो पाएंगे कि पूरी असम घाटी एक बड़ी थाली की तरह है। तीनों तरफ ऊंचे पहाड़ हैं और बीच में मैदानी इलाका। पहाड़ों पर होने वाली बारिश का पानी इसी घाटी में आकर जमा होता है। यानी असम में बाढ़ आना कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि पिछले 70 वर्षों में इससे निपटने के लिए आखिर क्या किया गया? दोस्तों, असम में बाढ़ से बचाव के लिए मिट्टी के तटबंध बनाए गए। जल संसाधन विभाग के रिकॉर्ड बताते हैं कि ये शुरुआत से ही एक अस्थायी और काम चलाऊ उपाय थे, जिन्हें 1950 के दशक में जल्दबाजी में तैयार किया गया था। अफसोस की बात यह है कि 7 दशक बाद भी असम आज उसी व्यवस्था के भरोसे खड़ा है। असम के जल संसाधन मंत्री ने विधानसभा में स्वीकार किया था कि राज्य के करीब 4,800 किलोमीटर लंबे तटबंधों में से 3,000 किलोमीटर से अधिक अपनी पानी रोकने की क्षमता खो चुके हैं। यानी मानसून आने से पहले ही सरकार जानती थी कि अधिकांश तटबंध कमजोर हो चुके हैं। इस बार पानी का दबाव बढ़ा तो 18 से ज्यादा जगहों पर ये तटबंध ताश के पत्तों की तरह ढह गए। जब इस पर सवाल उठे तो जवाब मिला कि पानी तटबंध से 4 मीटर ऊपर बह रहा था। लेकिन अगर पानी बांध के ऊपर से ही गुजरना था, तो फिर दशकों से इन दीवारों पर इतना खर्च क्यों किया जा रहा है? हकीकत यह भी है कि ये मिट्टी के तटबंध अब नई समस्या बन चुके हैं। ये न तो गांवों में पानी आने से रोक पाते हैं और न ही पानी भरने के बाद उसे जल्दी बाहर निकलने देते हैं। पानी कुछ घंटों में गांव में पहुंच जाता है, लेकिन निकलने में कई दिन या हफ्ते लग जाते हैं। जो दीवार सुरक्षा की ढाल थी, वही अब लोगों के लिए पिंजरा बन गई है। दूसरी ओर विकास के नाम पर बनी सड़कों ने भी संकट बढ़ाया है। कई जगह बड़े पुलों की जगह छोटी पुलियां बना दी गईं, जिससे पानी के प्राकृतिक रास्ते बंद हो गए। सड़कें खुद एक नए बांध की तरह खड़ी हो गईं। जो विकास लोगों की सुविधा के लिए होना था, वही आज उनके डूबने की वजह बन गया। इसके साथ ही दलदली जमीनें और प्राकृतिक झीलें भी खत्म कर दी गईं, जो अतिरिक्त पानी को अपने अंदर समा लेती थीं। कभी शिवसागर जैसे इलाकों में बड़े जल निकाय पूरे क्षेत्र के लिए स्पंज का काम करते थे, लेकिन समय के साथ उन पर बस्तियां बस गईं। अब पानी के पास रुकने की जगह नहीं बची, इसलिए वह सीधे लोगों के घरों तक पहुंचने लगा। अगर पूरी तस्वीर देखें तो एक तरफ कमजोर तटबंध है, दूसरी तरफ बंद प्राकृतिक जलमार्ग और तीसरी तरफ खत्म होती जल धारण क्षमता वाली जमीन। ऐसे में इस तबाही को सिर्फ कुदरत का कहर कहना सही नहीं होगा। यह वर्षों की खराब योजना और मानवीय लापरवाही का भी नतीजा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हर साल असम बाढ़ से जूझता है, तो बाढ़ नियंत्रण के नाम पर आने वाला हजारों करोड़ रुपए आखिर खर्च कहाँ होते हैं? सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 से 24 में सिर्फ 16 किलोमीटर लंबे तटबंध की मरम्मत पर 67 करोड़ रुपए खर्च किए गए, यानी 1 किलोमीटर पर करीब 4 करोड़ रुपए। सवाल यह है कि इतना खर्च होने के बाद भी वही तटबंध पहली ही बारिश में कैसे टूट गए? आखिर उस पैसे का कितना हिस्सा वास्तव में काम पर लगा और कितना कहीं और चला गया? इसका हिसाब आज तक जनता के सामने क्यों नहीं आया? साल 2021 से 2024 के बीच असम में बाढ़ नियंत्रण की 600 से ज्यादा परियोजनाओं पर 3,400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन हर साल वही कहानी दोहराई जाती है। बाढ़ आती है, तटबंध टूटते हैं, नया बजट आता है और हजारों लोग फिर बेघर हो जाते हैं। 2024 में शिवसागर के एक तटबंध निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल होने का वीडियो भी सामने आया था। जांच के बाद 6 कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई। इससे साफ है कि निर्माण कार्यों में गड़बड़ी कोई नई बात नहीं है।
ऐसे में इस बार जब इतने तटबंध टूटे तो कितने ठेकेदारों पर कार्रवाई हुई, कितनों को ब्लैकलिस्ट किया गया? ये जवाब सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार को भी देना चाहिए, क्योंकि इसमें देश के करदाताओं का पैसा लगा है। अब सवाल उठता है कि क्या इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं है? इसका जवाब है, समाधान बिल्कुल संभव है। ओडिशा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1999 के महाचक्रवात में 10,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने आपदा प्रबंधन की पूरी व्यवस्था बदल दी। अलग संस्था बनाई, मजबूत आश्रय स्थल तैयार किए, गांव-गांव चेतावनी प्रणाली और सायरन लगाए तथा स्थानीय स्वयंसेवकों की टीम तैयार की। नतीजा यह हुआ कि बाद के बड़े तूफानों में लाखों लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया और जनहानि हजारों से घटकर दहाई तक सीमित रह गई। तूफान आज भी आते हैं, लेकिन पहले जैसी बड़ी जनहानि नहीं होती। ऐसे में असम में भी ऐसी मजबूत व्यवस्था बनाना समय की सबसे बड़ी जरूरत है, वरना हर साल प्राकृतिक आपदा के नाम पर न जाने कितने परिवार उजड़ते रहेंगे। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आगे अपनी वीडियो को और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। तब तक आप अपने परिवार वालों का और अपने ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।